गाना सुन रहे थे, ओ दिल तोड़ के मेरा वफाई के याद करोगी। अच्छा, चलिए। ये सब सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन रियल लाइफ में होता है मालूम नहीं, मुझे तो एहसास नहीं हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का ऑनर्स मेजर पेपर 6। ठीक है। और इसमें पढ़ना है अर्बन सोशियोलॉजी, यानी कि शहरी समाज शास्त्र। अर्बन मतलब होता है शहरी, सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र। ठीक है। मेजर पेपर 6। तो देखिए, ये रांची यूनिवर्सिटी के काम में आएगा। इसके अलावा भी जिनका जिनका सिलेबस अर्बन सोशियोलॉजी है उन सभी के काम में आएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं केवल और केवल आपको कितने क्वेश्चन दूंगा, तो आपको मैं केवल और केवल 6 क्वेश्चन दूंगा। और ये 6 क्वेश्चन में 4 आपके एग्जाम में डेफिनेटली ले आएंगे। पक्का, डेफिनेटली बोल दिया तो और क्या सोचिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है, शहरी समाज शास्त्र की प्रकृति, दायरा और महत्व को बताइए। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। ठीक है। शहरी समाजशास्त्र क्या है, ठीक है, इसका महत्व क्या है, ये सभी जानेंगे। तो देखिए, मैं छोटा छोटा आंसर आपको यहाँ पे करवा दूंगा कि शहरी समाजशास्त्र क्या है। तो समाज शास्त्र का एक उप क्षेत्र है। ठीक है। समाज शास्त्र के बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे कि ग्रामीण समाज शास्त्र, शहरी समाज शास्त्र। ठीक है। तो उसमें से शहरी समाजशास्त्र एक उपक्षेत्र है जो शहरों और शहरी जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। क्या क्या? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है, जिसमें शहरीकरण, सामाजिक संरचना और शहरी समस्याओं का विशेष अध्ययन शामिल होता है या विश्लेषण शामिल होता है। ठीक है। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि शहरी समाजशास्त्र की प्रकृति या दायरा क्या है। तो देखिए, प्रकृति, शहरी समाजशास्त्र शहर और शहरी जीवन का समाजशास्त्रीय अध्ययन होता है। ठीक है। अध्ययन को ही विश्लेषण बोलिएगा। और दायरा क्या है? तो शहरीकरण की प्रक्रिया, देखिए शहर बनने में जो प्रक्रिया लगती है उसके कारण होते हैं और प्रभावों का अध्ययन। इनकी सामाजिक संरचना में सामाजिक वर्गों, समुदायों और समूहों की संरचना और संगठन का अध्ययन शहरी समाजशास्त्र में किया जाता है। ठीक है। सामाजिक संबंध, इसमें देखिए शहरों में लोगों के बीच संबंधों, अंतःक्रियाओं और नेटवर्क का अध्ययन किया जाता है। शहरी समस्याएं जैसे कि गरीबी हो गया, अपराध हो गया, प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है शहर में, यातायात की समस्या, आवास की समस्या, अन्य शहरी समस्याओं का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। समाधान के लिए सुझाव भी पूछा जा सकता है आपको, तो सुझाव भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। शहरी जीवन कैसा होता है? बहुत आलसी हो रहा। हम लोग तो यही जानते हैं कि शहर का जीवन बहुत आलसी होता है, मस्त होता है, एकदम आराम से रहता है ना। कुछ हद तक सही भी है। शहरों में लोग की जीवन शैली, संस्कृति, मूल चीज़ों का अध्ययन हमें इसमें करना है। ठीक है। यानी कि मूल्यों का अध्ययन करना है। शहरीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है? तो देखिए, शहरीकरण के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन भी इसमें करना है, जिसमें बताना है कि गांव के जो आदमी हैं शहर के व्यक्ति की तुलना में कम अमीर होते हैं ना, कम धनवान होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। शहरी नियोजन और नीति, शहरों के विकास और प्रबंधन के लिए योजना और नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अध्ययन के तरीके विभिन्न होते हैं, जिसमें शहरी समाजशास्त्र में सांख्यिकी, विश्लेषण, सर्वेक्षण, साक्षात्कार और सहभागिता अवलोकन जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब शहरी समाजशास्त्र का क्या महत्व है? तो देखिए, शहरी समाजशास्त्र को इसलिए अध्ययन किया जाता है ताकि इसको जीवन के बेहतर ढंग से समझने और शहरी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। आप लोग ज़्यादा अच्छे से लिख लीजिएगा। मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, पतला पतला आपको खुद समझना होगा। अगला है, शहरीकरण की अवधारणा, चुनौतियाँ और प्रकारों को बताइए विस्तार से। एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ चैलेंज ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है। देखिए, शहरीकरण क्या है जी? शहरीकरण
तो शहरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर भागने लगते हैं रहने के लिए और वहां बस जाते हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या और आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। शहरी क्षेत्र ऐसे स्थान होते हैं जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जनसंख्या घनत्व मतलब समझते हैं ना, 1 किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इंग्लिश में पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है। और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है, इसलिए सब कोई सोचता है कि शहर में रहेंगे। ठीक है। सब कोई सोचता है ना, कम से कम एक बार तो लाइफ में हर कोई सोचता है कि शहर में रहेंगे। चलिए, लेकिन शहर में जितना भी आदमी है ना, मतलब सबसे पहले तो गांव में ही रहता था, बाद में शहर जाता है ना। चलिए, मैं भी सोचता था शहर में जाएंगे, अभी तक गांव में ही हूँ। शहरीकरण इंग्लिश में बोला जाता है अर्बनाइजेशन। क्या है ये शहरीकरण? तो यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। पलायन मतलब जाके बस जाना। ठीक है। और जिससे शहरों का विकास होता है। शहर यानी कि सिटी क्षेत्र, यहाँ ऐसा क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया, तो ग्रामीण से शहरी पलायन, लोग बेहतर रोजगार, शिक्षा, जीवन स्तर की तलाश में शहरों की ओर भागते हैं। बिल्कुल, आप भी सोचते होंगे या तो अच्छा लाइफ स्टाइल मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा, ठीक है, अच्छा पढ़ाई लिखाई मिलेगा, यही रीज़न होता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे शहर जा रहे हैं तो हमको सनी लियोन मिल जाएगा। ऐसा सोच के कोई जाता है क्या? नहीं, ऐसा सोच के मालूम नहीं यार, जा भी सकते हैं। अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं दुनिया में। ठीक है। हालांकि हमारे गांव में भी कोई खास मतलब अच्छे अच्छे लोग रहते हैं यार। ठीक है, माइंड से तो रहते ही हैं, लेकिन गांव का आदमी क्या होता है, इनकी चवाई चुगली पे ज़्यादा ध्यान दे देता है, और शहर का आदमी चवाई चुगली बहुत कम करता है। उन लोग काम में व्यस्त रहता है। ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि, शहरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ने से शहरों का आकार विकास हो जाता है। शहरीकरण का कारण क्यों होता है शहरीकरण? तो देखिए, औद्योगिकरण, उद्योग के विकास से शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ठीक है। जहाँ पे 2 फैक्ट्री खुला ना, धीरे धीरे वो शहर बनना शुरू हो जाएगा। फिर शहरों में आधुनिक सुविधाएं होती हैं, जीवन शैली होती है, अच्छा हॉस्पिटल होता है, अच्छा स्कूल होता है। ठीक है। ऑफिस बन जाता है, कोई सरकारी कार्यालय हो जाता है तो वो भी शहर बन जाता है धीरे धीरे। शिक्षा और स्वास्थ्य, शहरों में बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य उपलब्ध होती हैं। शहरीकरण का प्रभाव, तो देखिए, आर्थिक विकास, शहरीकरण से आर्थिक विकास को गति मिलती है। मतलब जब शहरीकरण होता है तो वहाँ का धन वगैरह ज़्यादा होने लगता है। सामाजिक विकास, शहरों में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक अवसर होते हैं। ठीक है। पर्यावरण पे प्रभाव भी पड़ता है, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता है तो पर्यावरण पर प्रभाव, शहरीकरण से पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जैसे कि प्रदूषण हो गया, संसाधनों की अधिक उपयोग, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ठीक है। बेरोजगारी, शहरों में रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं। गरीबी, शहरी जो जितना भी शहर है, शहरों में गरीबी, असमानता भी होती है, और पर्यावरण प्रदूषण होता है। साथ में और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना बड़ा शहर वहाँ पे उतना ज़्यादा गंदगी। ठीक है। शहरों में गंदगी ज़्यादा है, गांव में गंदगी कम है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। नियोजित विकास, शहरों का अनियोजित विकास एक समस्या हो सकती है। उदाहरण, भारत में शहरीकरण तेजी से हो रहा है और शहरों की जनसंख्या लगातार गांव में जाकर के बस रही है। विश्व में शहरीकरण की प्रक्रिया की बात करें तो दुनिया भर में शहरीकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है दुनिया में। ठीक है। और 2050 तक अनुमान है कि दुनिया की आधी से अधिक आबादी शहरों में बसने लगेगी। मतलब गांव छोड़ रहा है धीरे धीरे आदमी, लेकिन अल्टीमेटली जब 10 साल 20 साल रह लेता है शहर में, उसके बाद आदमी गांव आ जाता है ना, बुढ़ंती समय में गांव आता है। अगला है हमारा, शहर कितने प्रकार के होते हैं, उसमें मलिन बस्तियों के क्या कारण है ये भी आपको बताना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिटीज आर देयर एंड राइट द रीजन फॉर स्लम इन देम। ठीक है। तो उनमें जो स्लम एरिया पाया जाता है, गंदगी एरिया, क्यों होता है? देखिए, शहर जो अपने आकार, सेवाओं और कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें मलिन बस्तियां भी होती हैं जहां गरीब लोग रहते हैं और मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। ठीक है। शहर के प्रकार, भारत का सबसे झुग्गी झोपड़ियों वाला शहर आपको मालूम है?
धारावी जो कि मुंबई में है, ठीक है। और झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? 3 को बड़ा शहर का नाम बताइए, झारखंड के सबसे 3 बड़े शहर। रांची, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? जमशेदपुर, और तीसरे नंबर पे धनबाद, ठीक है। ये 3 को बड़ा शहर है। चौथे नंबर पे अगर आप लेना चाहें तो बोकारो को ले सकते हैं, बोकारो आ जाएगा, हजारीबाग आ जाएगा, और कौन आएगा? रामगढ़ भी शहर है यार, ठीक है, हालांकि छोटा सा है। चलिए देखिए, और झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो धनबाद, याद रखिएगा, झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर है धनबाद। धन है यार यहाँ पे रे भाई आईआईटी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी धनबाद में ही है। शहरों के प्रकार, टाउन हम लोग बोलते हैं ना, टाउन, और हिंदी में बोलते हैं कस्बा। टाउन में रहिएगा, बाप रे, टाउन में रहिएगा, हाँ टाउन में आराम से पहले हम लेट लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, काम करो जैसे करना है, लेट के करो, सो के करो, खड़ा होके करो, बैठ के करो, लेकिन काम करो, ठीक है। अपेक्षाकृत छोटा शहरी क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा होता है, ठीक है, उसे हम लोग कस्बा कहते हैं। छोटा सा कस्बा क्या होता है? तो छोटा सा शहर होता है, छोटा सा शहर, उसको कस्बा बोलते हैं, ठीक है। कस्बा क्या होता है? छोटा सा शहर, जिसको हम लोग मार्केट वगैरह बोलते हैं ना, वो कस्बा हो गया, ठीक है। टाउन, शहर किसको कहते हैं? देखिए, कस्बा जो है सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा गांव, गांव से थोड़ा सा बड़ा हो गया कस्बा, ठीक है, जिसको टाउन बोलते हैं। उससे बड़ा होता है हमारा सिटी, सिटी एरिया, जिसको शहरी क्षेत्र बोलते हैं। कस्बों से बड़ा, अधिक आबादी वाला और विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होती हैं यहाँ पे, सिटी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मिलीनियन सिटी, जहाँ पे 10 लाख से अधिक आबादी वाले लोग रहते हैं। जैसे मैंने आपको 3 को एग्जांपल दिया, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, जैसे रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, ठीक है। ये 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं। हालांकि आजकल बोकारो भी शामिल हो गया है इसमें, लेकिन बोकारो का भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जनगणना नहीं आया है, ठीक है। 2021 में जनगणना होना था, 25 होने चला है। कोई जनगणना पे ध्यान नहीं देता, ना कोई बोलता है कुछ भी। जनगणना कब होगा? भाड़ में गया देश। आदमी सोच, जनगणना का रिपोर्ट आएगा ना, सबसे ज़्यादा क्या खुलासा होगा मालूम है? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यही सबसे बड़ा खुलासा होगा कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वे पढ़े लिखे वाला काम खोजते हैं और पढ़ा लिखा वाला काम मिलता नहीं है। आप लोग को अभी मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ लिख के यही मत सोचिएगा कि हमको पढ़ा लिखा वाला ही काम मिलेगा। कोई भी काम मिलता हो आप करिए। पढ़ाई लिखाई इसलिए करना है क्योंकि नॉलेज मिले, ऐसा नहीं कि रोज़गार मिले। पढ़ाई से रोज़गार नहीं मिलता है बॉस, ठीक है, पढ़ाई से ज्ञान मिलता है। 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर हो गया मिलीनियर सिटी, और उससे बड़ा होता है महानगर। महानगर जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। झारखंड में भारत में महानगर कौन से हैं? झारखंड में एक भी महानगर नहीं है। देखिए, भारत में बहुत सारे महानगर हैं, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है। महानगर एक शहर होता है और उसके आसपास के शहरी क्षेत्रों का समूह होता है, जैसे दिल्ली। इसके अलावा मुंबई एक महानगर है, चेन्नई महानगर है, कोलकाता महानगर है, ठीक है, अहमदाबाद महानगर है। ये सारे बहुत बड़े बड़े महानगर हैं, ठीक है। और इसके अलावा नागपुर महानगर है, कानपुर महानगर है, पूना महानगर है, औरंगाबाद महानगर है, लखनऊ महानगर है, ठीक है, नोएडा महानगर है। तो महानगर बहुत सारा है, बहुत सारा महानगर है, जहाँ पे कई सारे शहरों का समूह होता है, उसको महानगर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आ जाता है हमारा महानगर के बाद, 1 मिनट, कहाँ गया? महानगर मेट्रोपॉलिटन एरिया, और एक होता है आपका मेगा सिटी। मेगा सिटी क्या होता है ये जान लीजिए। तो देखिए, मेगा सिटी वो होता है बहुत बड़ी आबादी वाला शहर, जैसे कि 10 मिलियन से ज़्यादा। अब भारत में मेगा सिटी मात्र 4 गो है। कै गो? 4 गो मेगा सिटी, जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा है आपका कि दिल्ली एगो मेगा सिटी है। इन लोग महानगर भी है, इसके साथ ही मेगा सिटी भी है। दिल्ली, आप 4 को जाने गए होंगे। मुंबई, ठीक है, तीसरा है आपका चेन्नई, और चौथा है आपका कौन है जी? कोलकाता। तो ये सब आपका मेगा सिटी है, जहाँ पे जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा रहती है, ठीक है।
तो 1 करोड़ से ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या रहती है वहाँ पे मेगा सिटी बोला जाता है। जब भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 29 लाख 88 हज़ार 134 व्यक्ति है। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी भारत विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है, सॉरी सबसे बड़ा देश बन गया है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या में। ठीक है, अब आ जाता है हमारा मलिन बस्तियाँ, स्लम किसको बोलते हैं। तो देखिए, मलिन बस्तियाँ वे क्षेत्र होते हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं और जहाँ मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली, सफाई आदि का अभाव रहता है। ठीक है, ये सभी उनको ठीक ढंग से मिल नहीं पाती हैं। पैसा के अभाव के कारण, धन के अभाव के कारण और शिक्षा के अभाव के कारण, धन और शिक्षा दोनों के अभाव के कारण मलिन बस्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग आमतौर पर गरीब होते हैं और अशिक्षित भी होते हैं। ठीक है, दूसरा, असुरक्षित आवास, झोपड़ियाँ या अनौपचारिक आवास जो अक्सर खराब स्थिति में होते हैं, जिसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव रहता है, पानी, बिजली, सफाई ये सब तो बोल दिए। परिवहन, बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं, खराब स्वच्छता होता है, मतलब बहुत कचरा रहता है, गंदा पानी वगैरह, आपको घुसने का मन नहीं करेगा। शहर में जाइएगा कभी, जो लोग काम करता है उन लोग का रूम देखिएगा ना तो पागल हो जाइएगा। छोटा छोटा रूम रहता है। मेरा दोस्त लोग रहता है, काम करता है रांची में। ठीक है, तो कोई सरिया सेंटरिंग का काम करता है, तो कोई काम करता है होटल वगैरह में, तो कोई काम करता है दुकान में, कोई काम करता है मॉल में। जब उन लोग का रूम जाता हूँ मैं, जैसे मेरा घर बोकारो स्टील सिटी में है। ठीक है, मैं बोकारो के गांव में रहता हूँ, तो एग्ज़ाम वगैरह होता है ना मेरा रांची में, तो जाता हूँ, देखता हूँ यार छोटा छोटा कमरा एकदम 6x8 का रूम है। 6 नहीं, 8x10 का रूम नहीं रहता, 6x8 का रूम है। जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है उसके पास 8x10 का रूम है। 2 कमरा लेता है तो 5,000 रुपया लग जाता है, 1 कमरा लेता है तो 3,000 रुपया लग जाता है। ठीक है, बहुत, मतलब हम बोले यार ऐसा में तो हम यहाँ पे रह भी नहीं पाएंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, तो शहर में ना बहुत गजब का है। गांव का आदमी जो शहर जाता है बहुत मतलब दयनीय परिस्थिति में रहता है। ठीक है, भीड़ भाड़, तंग गलियाँ, नहाने का ठीक से सुविधा नहीं, बाथरूम वगैरह देखिएगा तो उल्टी आएगा। मैं अपना रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, जो लोग दोस्तों का देख के आया हूँ, यही सब आपको लिखना है। ठीक है, मलिन बस्तियों के बारे में। अगला है हमारा, शहरी समुदाय के गठन की प्रक्रिया बताइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन फॉर्मेशन ऑफ अर्बन कम्युनिटी। देखिए, शहरी समुदायों का गठन औद्योगिकरण और औद्योगिकरण जैसी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब शहर जब भी बनता है ना, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए शहर बनने के लिए? एगो फैक्ट्री होना चाहिए। फैक्ट्री रहेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लोग काम करेंगे। लोग काम करेंगे तो होटल चाहिए, बड़ा बड़ा होटल बन जाएगा। ठीक है, होटल बनेगा तो वहाँ पे आदमी जो रहेंगे, आपका आदमी को रूम चाहिए रहने के लिए, तो वहाँ पे फिर बड़ा बड़ा घर बनने लगेगा। अब रूम चाहिए आदमी का तो बच्चा उच्चा होगा तो उसको पढ़ाने के लिए स्कूल चाहिए। अब स्कूल चाहिए, आदमी रहेगा तो बीमार भी पड़ेगा तो उसको एक क्या चाहिए, अस्पताल चाहिए। अस्पताल चाहिए, अच्छा आदमी जब रहेगा तो उसको ज़रूरत के सामान चाहिए, तो उसको चाहिए मार्केट, मार्केट मिल जाएगा। ठीक है, और जब आदमी रहेगा तो उसको गाड़ी घोड़ा चाहिए तो फिर शोरूम खोलेगा। ठीक है, और आदमी रहेगा तो फिर उसको रहने के लिए, सुबह को टहलने के लिए पार्क वगैरह चाहिए तो फिर पार्क वगैरह बन जाएगा। हो गया शहर, और क्या, ये छोटा सा शहर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है कि शहर बनने के लिए ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। अपने से लिखो ना गर्दा उड़ा के, यार पेपर फाड़ दो एकदम। पेपर फाड़ना नहीं है, नहीं तो फेल हो जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया, शहरी समुदाय का गठन औद्योगिकरण और शहरीकरण जैसी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में पलायन होता है और वहाँ एक जटिल बहु समूह समाज का निर्माण होता है। शहरी समुदायों के गठन की प्रक्रिया, औद्योगिकरण और शहरीकरण। ठीक है, तो मेन कारण क्या है शहर बसने का, कि औद्योगिकरण होना है। आदमी सबसे पहले रोजगार को प्रायोरिटी देता है कि कहाँ पे हमें रोजगार मिलेगा, वहीं पे जाके रहेंगे। ठीक है, औद्योगिकरण के कारण लोगों को शहरों में नौकरी के अवसर मिलने लगे हैं, जिससे शहरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ा है और शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। ग्रामीण से शहरी पलायन, गांव से शहर की ओर लोग भाग रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन स्थिति खराब होने और शहर में बेहतर अवसरों की उम्मीद से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगेंगे। और एक कटु सत्य बताऊं,
आदमी जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा ना वो धीरे धीरे ना शहर की ओर भागेगा। ठीक है, अगर भारत का सभी आदमी पढ़ लेगा ग्रेजुएट, ठीक है, सभी आदमी अगर ग्रेजुएट हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ पूरे यकीन के साथ कि भारत का 80% एरिया जो है ना वो शहरी एरिया बन जाएगा। अगर भारत के सभी व्यक्ति 100% अगर ग्रेजुएट हो जाए तो भारत में 80% जो है सिटी एरिया मिलेगा, मात्र 10% ग्रामीण एरिया मिलेगा, 10 से 20%। ठीक है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं रहने खोजता है गाँव में, समझ रहे हैं बात को। और जो रह रहा है या तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा है और रोजगार के स्रोत है, या फिर वह मजबूरी में रह रहा है। जटिल समाज का निर्माण। हालांकि गांव में रहना अच्छी बात है, मैं भी गांव में ही रहने की खोजता हूँ कि यार इधर ही रोजगार मिलेगा ना तो हम गांव में ही रहेंगे, नहीं जाना है शहर वगैरह। ठीक है, कोर्ट वगैरह में नौकरी लग जाएगा, चाहे अभी जो भी हो काम लग जाएगा, उसके बाद अपना बिजनेस करेंगे। ठीक है, नौकरी वगैरह छोड़ो, बिजनेस करो। शहरों में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समूहों के लोग एक साथ रहते हैं। अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहेंगे, अलग अलग समाज के लोग, कोई कास्ट वगैरह नहीं, सबको एक कास्ट से दूसरे कास्ट में शादी करो। लेकिन गांव में यही चीज़ कीजिएगा ना तो लाठी लाठी मार हो जाएगा ना, बवाल हो जाएगा। इंटर कास्ट मैरिज गांव में आप कर पाइएगा? बाप रे, इतना हिम्मत हो गया आप में? अगर इतना हिम्मत है ना तो मैं बोल दूंगा कि आपके पास जिगर नहीं जिगरा है। ठीक है। शायद मेरे पास मालूम नहीं है या नहीं है, वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। चलिए, लेकिन हाँ हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया ना मेरे पास हाथ, तो मैं भी इंटर कास्ट पे एग्री हो जाऊँगा, चाहे जो होगा देखा जाएगा यार। शहरों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, जिससे एक जटिल विविध समाज का निर्माण होता है। शहरीकरण के स्तर, तो भारत में शहरीकरण का स्तर जो है 31.1% है, जो 2050 तक शहरी निवासियों की संख्या 416 मिलियन में बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, शहरी समुदायों की विशेषता क्या होती है? तो पहली बात की जनसंख्या ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा डाइवर्सिटी रहता है, विविधता, उन लोग ध्यान नहीं देता है ज़्यादा कास्ट वगैरह में, धर्म वगैरह में। ठीक है, सब एक साथ रहते हैं। गांव का आदमी बहुत भेदभाव करेगा, अरे यार वो दूसरा कास्ट का लाओ, वो दूसरा जाति का है क्या, ऐसे क्या होगा भाग। शहर में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जातीय समूह का लोग रहते हैं, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता है। सामाजिक संरचना, शहरों में सामाजिक पदानुक्रम, जाति व्यवस्था और अन्य सामाजिक संरचनाएं होती हैं। राजनीतिक व्यवस्था, शहरों में स्थानीय सरकारें और राजनीतिक संगठन होते हैं जो शहर के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो शहरों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि उद्योग, व्यापार, सेवाएं आदि। ठीक है, सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो शहरों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला, मनोरंजन के अवसर होते हैं। ठीक है, स्थानीय संगठन, शहरों में विभिन्न प्रकार के आवास, परिवहन व अन्य बुनियादी ढांचा होता है। ठीक है, शहरीकरण का क्या क्या प्रभाव होता है? तो देखिए, आर्थिक विकास, शहरीकरण से आर्थिक विकास को गति मिलती है, क्योंकि शहरों में उद्योग, व्यापार के अवसर अधिक होते हैं। सामाजिक बदलाव क्या क्या होता है? तो देखिए, जितना भी लोग शहर में रहता है ना, उनका सामाजिक संरचना बदल जाता है, जैसे कि जाति व्यवस्था में बदलाव, शिक्षा, स्वास्थ्य में बदलाव। ठीक है, पर्यावरण पे प्रभाव, हाँ यहाँ पे मार खा जाता है आदमी। शहर का आदमी पर्यावरण प्रभाव झेलता है। शहर में पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि प्रदूषण, जल संकट, भूमि संकट, वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण। ठीक है, चुनौतियाँ, तो देखिए शहर से कई चुनौतियाँ भी आती हैं और कई अच्छे काम भी होते हैं, जैसे कि गरीबी, अपराध, बुनियादी सेवाएं, ये सभी होती हैं। तो कुछ फैक्ट अच्छे भी हैं, कुछ फैक्ट बुरे भी हैं। ठीक है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आपको क्या पसंद आता है। परिवार की अवधारणा, प्रकार तथा परिवार की बदलती परिवेश को लिखें। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे परिवार के बारे में। राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप फैमिली, चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, ऑफ द फैमिली। तो देखिए, शहरी जीवन में परिवार की अवधारणा, पहले बड़ा था, अब परिवार छोटा हो रहा है ना। बड़ा परिवार पहले गांव में हुआ करता था, अभी भी गांव में होता है। शहर में छोटा परिवार होता है, एकल परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार धीरे धीरे हट रहा है। चलिए जानते हैं क्या होता है।
तो परिवार समाज की सबसे बुनियादी इकाई है जिसमें माता पिता बच्चे और अन्य संबंधी शामिल हो सकते हैं। परिवार के कई प्रकार होते हैं जिसमें संयुक्त परिवार होता है, ठीक है। फिर होता है एकल परिवार, ठीक है। संयुक्त परिवार यूनियन फैमिली, और एकल परिवार जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियर फैमिली। नहीं यार, न्यूक्लियर फैमिली नहीं होता है, यूनियन याद नहीं आ रहा, चलिए जो भी है, ठीक है। तो देखिए, एकल परिवार जो है छोटा परिवार होता है जिसमें आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में आप होते हैं, ठीक है, आप होते हैं। यूनियन फैमिली, और इसको बोलते हैं क्या, जो बोलते हैं यार, ठीक है, जॉइंट फैमिली इसको बोला जाता है। इसको बोला जाता है आपका यूनियन फैमिली भी बोलते हैं और जॉइंट फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए जो भी है, तो इसमें आप, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपकी माता पिता, ठीक है, और आपके भाई भी शामिल होते हैं संयुक्त परिवार में, जो कि अक्सर गाँव में मिलता है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि विस्तारित परिवार तथा मिश्रित परिवार शामिल होता है। इसमें क्या होता है, तो परिवार लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो विवाह या रक्त संबंध या गोद लेने के माध्यम से एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, ठीक है। सामाजिक इकाई, न्यूक्लियर फैमिली ही शायद उसको बोलते हैं ना, सामाजिक इकाई। तो सामाजिक इकाई क्या है, सोशल यूनिट। देखिए, परिवार समाज की सबसे बुनियादी सामाजिक इकाई है जो सदस्यों के लिए सुरक्षा, पालन पोषण और सामाजिक समर्थन प्रदान करता है, ठीक है। परिवार के कार्य, तो देखिए, परिवार के कार्य की बात करें तो परिवार के मुख्य कार्य हैं संतान पैदा करना पहले बात तो ही कर दिया भाई, मेन पॉइंट है। उसका पालन पोषण करना, सदस्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, संसाधन उपलब्ध कराना, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा देना, एक दूसरे का समर्थन करना, ठीक है, और दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना, ठीक है, भावनात्मक प्रेम, देखभाल, ठीक है, भोजन की व्यवस्था करना एक दूसरे के लिए। परिवार के प्रकार, तो एकल परिवार जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, ठीक है, मैं भूल गया था, न्यूक्लियर फैमिली। एकल परिवार में कौन कौन आते हैं, तो इसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे, ठीक है। जॉइंट परिवार यानी कि संयुक्त परिवार, इसमें आपके माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची भी शामिल होते हैं जो एक ही घर में या आसपास रहते हैं। तो अभी हम लोग जॉइंट फैमिली ही रहते हैं, ठीक है। विस्तारित परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, यह इसमें क्या होता है कि एकल परिवार के अलावा दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी आदि शामिल होते हैं। वो देखें क्या नाम है उसका, जो शॉर्ट हाइट का आदमी है यार, राजपाल यादव, वो बोलता है इस परिवार में कितने आदमी रहते हैं, तो बोलता है कि 15-16 परिवार एक साथ रहता है। तो बोलता है इसको जिला काहे नहीं घोषित कर देते हैं भाई ठीक है तो उसको बोला जाता है आपका विस्तारित फैमिली, जो कि आजकल 1% शायद दिखने को मिलता होगा कहीं पे, पूरे भारत में 1%। मिश्रित परिवार, ठीक है, ब्लेंडेड फैमिली, इसको क्या बोलते हैं, तो इसमें सौतेले माता पिता, सौतेले भाई बहन, दत्तक बच्चे शामिल होते हैं। मिश्रित परिवार मतलब आपका, हम लोग बोलते हैं ना चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा, ये सभी शामिल होते हैं, तो इसको हम लोग मिश्रित परिवार बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि परिवार एक गतिशील और जटिल सामाजिक संस्था है जो विभिन्न प्रकार के रूपों में मौजूद हो सकती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके गुरु, हाँ गुरु। अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन रीजन, ठीक है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, देखिए सब कोई जानते हैं, अच्छा टॉपिक में आपका क्वेश्चन आएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को समझने के लिए हम ग्रामीण शहरी साहित्य अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं जो दोनों के बीच निरंतरता को दर्शाती है, न कि स्पष्ट विभाजन को। ग्रामीण शहरी साहित्यता क्या है, तो देखिए निरंतरता, यह ध्यान रखिए कि यह अवधारणा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट विभाजन को स्वीकार नहीं करती, बल्कि यह मानती है कि
इन दोनों के बीच में निरंतरता होती है जहाँ एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से बदलता है। मध्यवर्ती क्षेत्र, फिर आता है आपका अवसर, जनसंख्या और फिर अंत में निष्कर्ष। मैं डायरेक्टली निष्कर्ष पढ़ता हूँ, इसका पीडीएफ तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए, ग्रामीण और शहरी साहित्यता की अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से कैसे भिन्न भी हैं, ये भी आपको जानना है। ठीक है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अवधारणा हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि विकास और शहरीकरण एक साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव आते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। अगर गांव नहीं रहे तो शहर भी नहीं रहेगा और शहर नहीं रहे तो गांव भी नहीं रहेगा। कैसे कैसे कैसे, वो गाना सुने हैं, कैसे ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है। चलिए, गांव अनाज उपजाता है, ठीक है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, जो भी हो गया, फल सब्जी वगैरह हो गया, तो गांव क्या करता है, अनाज उत्पादन करता है, शहर में जा कर के बेचता है, तब आदमी शहर का आदमी खाता है। ठीक है, शहर क्या करता है, फैक्ट्री से मशीनें वगैरह बनती हैं, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें बनती हैं जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो गांव में करते हैं। तो इससे भी हम लोग टेक्निकली चीज़ें लेते हैं, ये हम लोगों से अनाज लेते हैं मेनली। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे का क्या है, तो दोनों एक दूसरे का ऊपर निर्भर है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि गांव रहेगा, ठीक है, मतलब शहर नहीं रहेगा तब भी गांव में आदमी जीवन यापन कर लेगा, लेकिन अगर गांव नहीं रहे ना तो शहर भी नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब गांव अपने आप में पूरा है लेकिन शहर अपने आप में पूरा नहीं है। ठीक, क्योंकि गांव का आदमी जो है ना, जी लेगा, कठिन से कठिन परिस्थिति में जी लेगा। ठीक है, खा पी के आराम से खेती उती करके खाएगा पिएगा सो जाएगा। शहर का आदमी ना कहाँ से, खेती नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से रे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे गांव जीत जाता है ना। चलिए, 100 में 80 मेहमान फिर भी मेरा भारत महान। बाय, गुड नाइट।